सॉलस मेरा एहसानमंद था। उसे इस हकीकत का एहसास था कि मैंने उसके साथ इंसान दोस्ती और रवादारी का सलूक किया था। मैं अगर चाहता तो जब वो निढाल हुआ था और पिस्तौल उसके हाथ से तकरीबन लुढ़क गया था तो उसे कार से बाहर फेंक कर खुद फरार हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा न किया, महज इसलिए कि एक बेबस इंसान की बेबसी और मजबूरी से फायदा उठाना मेरा उसूल नहीं। और सैलोस शायद जख्मी भी था। अगर उसे सड़क पर लुढ़का कर फरार हो जाता तो वो ज्यादा खून निकलने से मर जाता। सैलोस ने मुझे खाना खिलाया, मशरूब के 2 टिन पिलाए, सिगरेट पीने को दिया। फिर जब गैंग के बाकी आदमी अपने अपने खुफिया ठिकानों पर चले गए तो सैलोस ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ और ब्रिजवुड टाउन में कैसे आया। मैंने सैलोस को फर्जी कहानी घड़कर सुना दी कि शाम का यहूदी हूँ, माँ बाप के मरने के बाद यरूशलेम आ गया, बेकारी से तंग आकर तिल अबीब नौकरी की तलाश में आया, कामयाबी न हुई, भूखा प्यासा वापस यरूशलेम की तरफ जा रहा था कि ब्रिजवुड टाउन में ये हादसा पेश आ गया। सैलोस ने सिगरेट का लंबा कश लगाया और बोला, क्या हमारे गैंग में शामिल होगे? मैं चाहता था कि किसी तरह से मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं। मैंने कहा, एक बार यरूशलेम जाना चाहता हूं, वहां मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके पास मेरी कुछ पूंजी जमा है, वो ले आऊं, फिर तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाऊंगा। सैलोस कुछ देर लालटेन की रोशनी में मेरी तरफ घूरता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ एक आदमी कर दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाकर वापस ले आएगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सैलोस मुस्कुराया, उसके दांत जर्द थे। बोला, ये बात नहीं सोलोमन, अगरचे मैं अपने गैंग का बॉस हूँ लेकिन मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो कहते हैं कि तुमने हमारा ठिकाना देख लिया है, हमारी शक्लें देख ली हैं, हो सकता है तुम पुलिस वालों को खबर कर दो। अगरचे मुझे तुम पर पूरा एतमाद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुझे अपने आदमियों का मुंह बंद रखना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मेरा आदमी तुम्हें गाड़ी में बिठाकर अपने साथ बाहिफाजत ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। मैं समझ गया कि मैं एक तरह से इन गुंडों के पास गिरवी पड़ गया हूँ। नादानिस्तगी में मैं इनकी मुजरिमाना सरगर्मियों और कमीन गाह का ऐनी गवाह बन गया हूँ और अब वो मुझे अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। मुझे अपना गम खाया जा रहा था कि पेट में धमाका होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। मुझे सादिया से मिलकर उसका फौरी तौर पर कोई तोड़ तलाश करना था, जिसके लिए मेरा जल्द अज जल्द यरूशलेम पहुंचना बहुत जरूरी था। मैंने हिकमत अमली से काम लेते हुए सैलोस से कहा कि वो जैसे कहेगा वैसे ही करूंगा। सैलोस खुश हो गया। सैलोस ने अपने उसी टूटे फूटे कमरे में मेरे लिए कैंप कार्ड बिछवा दी और मैं उस पर लेट गया। मैं खूब जानता था कि बाहर पहरा लगा है। सैलोस ने कहा था कि वो सुबह मुझे अपने एक खास आदमी के हमरा यरूशलेम की तरफ रवाना कर देगा। आधी रात को अंकल डेविड अंदर आया। सैलोस जाग रहा था। उसने सैलोस को दवाई की गोली खिलाई और फिर मेरे करीब आकर झुक कर देखा। मैं झूठ मूठ खर्राटे लेने लगा। डेविड ने एक तरफ थूक कर कहा, तुमने खामखा की मुसीबत मोल ली है, अब 2 आदमी मुस्तकिल इसकी निगरानी को चाहिए। सैलोस आहिस्ता से बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तुम जाकर आराम करो। रॉकी को कहना कि सुबह वैगन निकाल कर इसे यरूशलेम ले जाए। डेविड ने चौंक कर नाराजगी से पूछा, वो क्यों? सैलोस ने कहा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद मैं भी सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब कोई मुझे कांधे से हिला रहा था। सैलोस की आवाज आई, सोलोमन, तुम्हें इसी वक्त यरूशलेम जाना होगा मेरे दोस्त। मैंने आंखें खोल दी। लालटेन कमरे में उसी तरह जल रही थी। मेरे करीब ही एक भरे भरे बदन वाला आदमी टी शर्ट और जीन्स में फंसा सा खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसकी शेव बड़ी हुई थी। मैं उठ बैठा, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया। सैलोस ने मुझे नई जैकेट और जीन्स पहनने को दी। फिर रॉकी से कहा, सोलोमन हमारा दोस्त है रॉकी, रास्ते में इसकी जरूरत का ख्याल रखना। जाहिर है वो रॉकी को खुफिया अल्फाज में ताकीद कर रहा था कि मुझे इधर उधर न होने दे। बाहर मुंह अंधेरे का समा था। ठंडी हवा चल रही थी। कॉटेज के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे गर्द में अटी हुई पुरानी सी वैगन खड़ी थी जो बिल्कुल बंद थी। मैं रॉकी के साथ आगे बैठा। रॉकी ने होंठों में सिगरेट दबा रखा था। वैगन का इंजन गुर्राया और फिर वैगन दरख्तों की ढलान से निकलकर पांव फटने के अंधेरे में एक कच्ची सड़क पर तेजी से रवाना हो गई। रॉकी ने सिगरेट बाहर फेंकते हुए कहा, हम हाईवे से हट कर चलेंगे। हाईवे पर पुलिस पेट्रोल का खतरा है। सोलोमन, बॉस कहता है तुम हमारे गैंग में शामिल हो गए हो। अच्छा किया, हमें तुम जैसे बहादुर जवानों की जरूरत है। बॉस सैलोस तुम्हारी बहुत कदर करता है। मैंने कहा, हम यरूशलेम किस वक्त तक पहुंच जाएंगे? रॉकी बोला, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, जितना वक्त हाईवे पर लगता है इससे बहुत कम वक्त लगेगा। तुमने नाश्ता नहीं किया ना? मैंने भी नहीं किया। फिक्र न करो, रास्ते में एक गांव आएगा, वहाँ बर्गर और कॉफी उड़ाएंगे। वैगन अनजाने रास्तों पर उड़ी जा रही थी। सड़क कच्ची थी और हिचकोले लग रहे थे। बतदरीज रात की स्याही दिन के उजाले में तब्दील हो रही थी। आसपास का गैर आबाद बंजर इलाका अब साफ दिखाई देने लगा था। कहीं कहीं कोई दरख्त नजर आता था। मिट्टी और संगलाख पत्थरों की छोटी छोटी टेकरियां दूर दूर तक फैली थी। रॉकी को रास्ते का इल्म था। वो गाड़ी उड़ाए ले जा रहा था। सूरज को निकले 15-20 मिनट हुए होंगे कि दूर पानी की गोल टैंकी दिखाई दी। रॉकी
रॉकी ने कहा, ये गांव की टैंकी है, यहाँ हम नाश्ता करेंगे मगर मैं वैगन में ही बैठा रहूंगा। तुम ऐसा करना कि रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर और कॉफी खरीद लाना, और हाँ, आज का अखबार जरूर लाना, उसमें कल के डाके की पूरी खबर छपी होगी, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। अखबार के नाम से मेरे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी। यकीनन आज के अखबार में मेरे फरार की खबर भी छपी होगी, हो सकता है साथ मेरा फोटो भी दे दिया गया हो। ऐसी सूरत में रॉकी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो डाकू और गुंडा सही मगर एक पक्का यहूदी है, और वो अपने मुल्क के खिलाफ जासूसी करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। पुलिस को वो खबर करने की पोजीशन में नहीं है। उसके पास अपने वतन के गद्दार को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है कि वो मुझे गोली मार दे। अगर मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम मुकर्रर हुआ होगा तो फिर भी वो मुझे दबोच लेगा और यहीं से वापस अपने बॉस सैलोस के पास ले जाएगा। मैं यही सोच रहा था और वैगन एक गैर आबाद से गांव में दाखिल हो गई। चंद एक कॉटेज बने थे, दाएं जानिब फलों का फार्म था, एक लंबी बैरक थी। गांव की एक कच्ची सड़क थी जिसके किनारे मोटल का बोर्ड लगा था। रॉकी ने वैगन उस मोटल के बिल्कुल सामने मगर झाड़ियों की ओट में खड़ी कर दी और मुझे $5 का नोट देकर कहा, वो देखो सामने फुटपाथ पर न्यूज़पेपर स्टैंड में आज के ताज़ा अखबार लगे हैं, पहले सिक्का डालकर अखबार निकालना, फिर मोटेल के रेस्टोरेंट में जाकर 4-6 बर्गर और कॉफी के 2 ग्लास ले आना। जाओ, देर मत करो, हो सकता है उन लोगों को भी शहर वाले डाके की खबर फोन पर मिल गई हो। मैं $5 का नोट थामे वैगन से उतरकर मोटेल वाले रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। फुटपाथ पर न्यूज़पेपर स्टैंड में अखबार लगे थे। जो ही मेरी नजर अखबार पर पड़ी, मेरी रूह कांप उठी। अखबार के पहले ही सफे पर एक चौखटे में मेरी तस्वीर के साथ मेरे फरार की खबर छपी थी और साथ इनाम का भी ऐलान किया गया था। मैंने उसी लम्हे सोच लिया कि मुझे क्या करना होगा। सिक्का डालकर अखबार स्टैंड के शीशे के केस में से निकालकर बगल में दबाया। पीछे मुड़कर देखा, रॉकी वैगन की अगली सीट की खिड़की से मुझे देख रहा था। उसने हाथ के इशारे से मुझे जल्दी करने को कहा। मैं रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। अब मुझे अपनी पड़ गई थी। अखबार में खबर के साथ मेरी तस्वीर का आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। मैं किसी भी वक्त किसी भी जगह पकड़ा जा सकता था। फिर इनाम का लालच भी था। ये हो नहीं सकता था कि मैं अखबार लिए बगैर रॉकी के पास जाऊं। मोटेल के रेस्टोरेंट में खुशकिस्मती से उस वक्त सिवाय एक बूढ़े देहाती के और कोई नहीं था, जो कोने वाली खिड़की के पास बैठा कॉफी के साथ बर्गर खा रहा था। वो अपने ध्यान में था। वैसे भी इन मुल्कों में कोई किसी की तरफ खामखा नहीं देखता, हर कोई अपने काम से गरज रखता है। रॉकी से छुटकारा हासिल करने की एक तरकीब मेरे जहन में आ गई थी। जो सूरत हाल थी उसमें यही तरकीब काम आ सकती थी। काउंटर पर एक मोमर औरत कॉफी की मशीन को कपड़े से साफ कर रही थी। कोने में बाथरूम था। मैं उसमें घुस गया, अखबार को फाड़कर ट्रैश में फेंका। मेरा दिल धड़क रहा था। बाथरूम से बाहर जाने का दूसरा दरवाजा कोई नहीं था। मुझे दूसरे दरवाजे की तलाश थी। जल्दी से बाहर निकल आया। काउंटर वाली औरत ने शायद अभी ताज़ा अखबार नहीं पढ़ा था। मैंने उससे कॉफी का एक ग्लास लिया, $5 दिए, बाकी रेज़गारी जेब में डाली और जायजा लिया कि कहीं वो मुझे घूर कर तो नहीं देख रही। उसने मुझे देखा था मगर फिर वो अपने काम में लग गई थी। इसका मतलब था कि उसने ताज़ा अखबार नहीं देखा। मुझे बेचैनी लगी थी मगर ऊपर से बेहद इत्मीनान के साथ काउंटर के करीब ही कुर्सी पर बैठकर कॉफी पीने लगा। अचानक कोने वाला पर्दा हटा और एक उधेड़ उम्र का आदमी सर पर लंबा हैट जमाए हाथ में एक तरबूज उठाए दाखिल हुआ। बोला, डोरियाना, देखो कितना बड़ा तरबूज खेत से तोड़ा है। इसका मतलब था कि इस दरवाजे के पीछे खेत था। उधेड़ उम्र आदमी काउंटर पर तरबूज रख कर औरत से बातें करने में मसरूफ हो गया। ये सुनहरी मौका था। मैं कॉफी का ग्लास वहीं छोड़कर उठा और बाथरूम में जाने के बहाने पर्दा उठाकर दूसरी तरफ निकल गया। उधर वाकई एक छोटा सा खेत था जिसमें सब्ज रंग के बड़े बड़े तरबूज बेलों में पड़े थे। मैं लपक कर रेस्टोरेंट के कोने में पीछे की तरफ आ गया। यहाँ से मुझे रॉकी की वैगन झाड़ियों के पीछे खड़ी नजर आई। रॉकी का बाजू खिड़की से बाहर था और वो परेशानी के आलम में अपनी उंगलियां खिड़की पर बजा रहा था। उसने 2-3 बार सर निकाल कर मोटेल की तरफ देखा। वो परेशान था कि मैं अंदर जाकर कहाँ गायब हो गया हूँ। मैंने जायजा लिया था कि वहाँ कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह नहीं था। फिर रॉकी ने हल्का सा हॉर्न दिया। मैं चुपचाप रेस्टोरेंट के कोने वाली लकड़ी की दीवार के साथ लगा उसे तकता रहा। रॉकी ने दोबारा हॉर्न दिया। जब मैं फिर भी बाहर न निकला तो वो गुस्से में वैगन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और इधर उधर देखता अपने कॉलर चढ़ाए लंबे लंबे डग उठाए रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। मैं इसी मौके के इंतजार में था। दौड़कर वैगन के अकब में आया। दूसरी जानिब से वैगन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट किया और पहले गियर में डालकर पूरी रफ्तार से वैगन को खींच कर वहां से ले उड़ा। पीछे रॉकी पर क्या गुजरी होगी इसका
اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، مگر میں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور ویگن کو تیز رفتاری سے چلاتا کچی سڑک پر کہیں سے کہیں نکل گیا۔ مجھے راستوں کا علم نہیں تھا، مگر راکی کی زبانی اتنا علم ہو چکا تھا کہ یہ کچی سڑک ہائی وے کے پہلو میں ہوتی مختلف گاؤں سے گزرتی یروشلم تک چلی جاتی ہیں۔ ویگن میں ظاہر ہے تیل کا ذخیرہ اتنا ضرور تھا کہ میں یروشلم تک پہنچ جاتا۔ میں کچے راستے پر اندھا دھند گرد اڑاتا ویگن اڑائے لے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پیچھے گاؤں میں کوئی ایسی گاڑی وغیرہ نہیں ہے جس کو لے کر راکی میرا پیچھا کرے، اور وہ سیلوس کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ریستوران میں فون تھا لیکن سیلوس کے بوسیدہ کاٹیج میں فون نہیں تھا۔ اس کے باوجود راکی ایک عیار مجرم تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی رفتار مدھم نہ کی۔ اس وقت کچے راستے پر ویگن 60 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی تھی اور خوب کھڑکھڑا رہی تھی۔ خطرہ اگر تھا تو یہی کہ کہیں اس کا انجر پنجر الگ نہ ہو جائے۔ گاڑی کا انجن کافی ٹھیک حالت میں تھا اور ایک خاص آواز کو برقرار رکھے چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد چھوٹی سی ٹینکی والا ایک اور گاؤں آ گیا۔ میں وہاں رکے بغیر آگے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ مجھے بائیں جانب ڈھلانی چھتوں والے کاٹیج نظر آئے۔ ان کے پیچھے درختوں کے جھنڈ ابھرے ہوئے تھے۔ دھوپ خوب تیز تھی۔ مجھے اس بات کی شدید تشویش تھی کہ میرے فرار کی خبر تصویر کے ساتھ اخبار میں چھپ چکی ہے اور میں لوگوں میں گیا نہیں کہ پکڑا گیا۔ بائیں جانب نسبتاً بڑا گاؤں تھا، یہاں ایک کارخانہ بھی تھا۔ میں گاڑی 1 سیکنڈ کے لیے روکے بغیر اس گاؤں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اس وقت مجھے یہ پتہ لگانے کی اشد ضرورت تھی کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں یروشلم کی بجائے کسی دوسرے بڑے شہر میں جا نکلوں۔ چونکہ میں کسی باقاعدہ بڑی سڑک پر سفر نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہاں سنگ میل کے نشان بالکل نہیں تھے۔ ہائی وے خدا جانے مجھ سے کتنی دور تھی۔ راستے کی گرد نے میرے بالوں اور چہرے کا حلیہ بدل دیا تھا، پھر بھی میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میں نے صبح سے سوائے کافی کے ایک گھونٹ کے اور کچھ بھی نہ کھایا پیا تھا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے جو میری فکر اور تشویش کی وجہ سے قدرے ناخوش تھے۔ اوپر سے میری دھماکہ خیز موت کا لمحہ بھی قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ صرف اگلا 1 دن اور 1 رات باقی رہ گئی تھی۔ یہودی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میرے پیٹ میں کسی جگہ دستی بم بن کر چھپے ہوئے محلول کو پرسوں دن کے 9:30 بجے میرے جسم کے پرخچے اڑاتے ہوئے پھٹ جانا تھا۔ میں ایک بار پھر غیر آباد بنجر ویرانے میں سے گزر گیا۔ راکی کا یہ کہنا درست نکلا کہ یہ سڑک یروشلم جا کر ختم ہوگی۔ کم از کم ابھی تک سڑک کسی جگہ پہنچ کر ختم نہیں ہوئی تھی، چلتی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں 1-2 پھلوں کے فارم بھی آئے، کہیں کہیں سبزیوں کے کھیت گزر جاتے ہیں، کوئی اکلوتا کارخانہ بھی دکھائی دے جاتا۔ ویگن ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزر رہی تھی کہ مجھے فٹ پاتھ کے کونے میں ایک سلاٹ مشین لگی نظر آئی۔ میں نے ویگن اس کے بالکل پاس لے جا کر کھڑی کر دی، اتر کر پھرتی سے مشین میں سکے ڈالے اور باری باری ایک کوکا کولا کا ٹن اور 2 برگر کے پیکٹ نکال لیے۔ ویگن میں بیٹھ کر جلدی جلدی ہڑپ کرنے لگا۔ سائیڈ میں لگے آئینے میں سے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ برگر کھا کر ٹھنڈی کوک پی کر ٹن باہر پھینکا، جان میں جان آئی۔ ایک بار پھر ویگن اڑاتا ہوا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دن ڈوب گیا تھا، سورج اپنے پیچھے اندھیرے کی سیاہ چادر پھیلا کر غروب ہو گیا۔ میں ابھی تک سفر کر رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر مجھے اپنی داہنی جانب کھمبوں پر لگی مرکری لائٹیں نظر آنے لگی۔ یقیناً یہ ہائی وے کی بتیاں تھیں۔ میں یہ محسوس کر کے گھبرا سا گیا کہ جس سڑک پر میں سفر کر رہا تھا اس کا رخ بھی اب ہائی وے کی طرف ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کچی سڑک اب ہائی وے میں جا کر مدغم ہونے والی تھی اور ہائی وے پر میرے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ تاہم ایک تسلی ضرور تھی کہ وقت دن کا نہیں تھا، رات کا تھا اور مجھے ویگن میں بیٹھے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا، سڑک ادھر ادھر سے گھومتی ہوئی ہائی وے پر جا نکلی اور میں ہائی وے کے ایک گیٹ میں سے نکل کر پہلی لین میں آ گیا۔ ہائی وے پر 2 لین ایک طرف اور 2 لینز پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ ہائی وے پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، میں بڑی آسانی سے ویگن کو دوسری لین میں لے آیا۔ اب میرا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ میں بے تابی سے کسی سنگ میل کے انتظار میں تھا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں یروشلم سے کتنی دور ہوں۔ کبھی کبھی کوئی تیز رفتار جدید ماڈل کی کار میری ساتھ والی لین سے آگے نکل جاتی۔ میں کبھی کھجانے کے بہانے اپنا سر دوسری طرف کر لیتا۔ ایک سنگ میل آیا اور اتنی تیزی سے پیچھے کی طرف نکل گیا کہ میں کم روشنی کی وجہ سے بھی اس پر لکھے ہوئے حروف نہ پڑھ سکا۔ ہائی وے پر چڑھائی آ گئی۔ جب چڑھائی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دور اونچے نیچے ٹیلوں پر کسی شہر کی روشنیاں جگنوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، یقیناً یہ یروشلم ہی تھا۔ اگلے میل پر میں نے ویگن کی رفتار آہستہ کر دی۔ سامنے سے سنگ میل آیا تو میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یروشلم 7 کلومیٹر لکھا ہوا صاف پڑھ لیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ آخر میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ ویگن گرد سے اٹ گئی تھی۔ سعدیہ کا سٹور جس علاقے میں تھا وہ شہر کا مشرقی علاقہ تھا اور وہاں قدیم طرز کے دروازوں کے سامنے انجیروں کا باغ اور ایک چشمہ بھی بہتا تھا۔ یروشلم کے مضافات میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا رخ شہر کے مشرقی دروازے کی طرف موڑ لیا۔ دروازے سے کچھ دور ایک گڑھے کے کنارے
किनारे वैगन को रोक कर नीचे उतरा। अकब में जाकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक था। डैशबोर्ड की मैं पहले ही तलाशी ले चुका था। उनमें सिवाय सिगरेट के पैकेट, मशरूब से भरी हुई छोटी बोतल और एक जासूसी नॉवल के और कुछ नहीं था। ये रॉकी की चीजें थी। मैंने उन्हें डैशबोर्ड में ही रहने दिया। जहाँ वैगन खड़ी थी वहाँ अंधेरा था और जैतून के दरख्तों के झुंड उगे हुए थे। मैंने वैगन को गड्ढे में लुढ़का दिया। इस सबूत को मैं जाया कर देना चाहता था। इस काम से फारिग होकर मैं इंजीर के बाग में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था। बाग के बाहर खंबे पर एक ट्यूब लाइट जल रही थी। मैंने चश्मे के किनारे बैठकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया, फिर यरूशलेम के मशरकी दरवाजे में दाखिल हो गया। सादिया का गुंजान इलाका वहाँ से थोड़े फासले पर ही था। मैं यरूशलेम के पथरीले फर्श वाली ऊंची नीची गलियों और बाजारों में से गुजरता सादिया के फूड स्ट्रीट में दाखिल हो गया। सादिया ने मुझे स्टोर में दाखिल होते देख लिया था। वो काउंटर पर खड़ी एक ग्राहक को बिल कंप्यूट करके दे रही थी। मैं शहद, दूध और दही के डिब्बों वाली अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद सादिया एक ट्रॉली में कुछ सामान डाले मेरे पीछे से ये कहती हुई गुजर गई, ऊपर आ जाओ। सादिया की रिहाइश स्टोर के ऊपर ही थी। कोने में बाथरूम के करीब ही से एक जीना ऊपर फ्लैट में जाता था। मैं खामोशी से जीना तय करके ऊपर सादिया के फ्लैट में पहुंच गया। फ्लैट खाली था। बिस्तर सलीके से बिछा था मगर कालीन पर ताश के कुछ पत्ते बिखरे हुए थे। मेज पर मशरूब के खाली टिन पड़े थे। कॉर्नर टेबल पर रखा टीवी खामोश था। उसके ऊपर दीवार पर इसराइलियों का मजहबी निशान यानी 6 कोनों वाला सितारा लटक रहा था। दीवार से लगा बल्ब रोशन था। गली की तरफ खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और एक फैशन मैगजीन उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैं अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। घंटी 3-4 बार बजने के बाद अपने आप बंद हो गई। फ्लैट का दरवाजा खुला और सादिया ये कहती हुई अंदर दाखिल हुई, तुम्हारे पीछे तो नहीं कोई? मैंने रिसाला रखते हुए कहा, जिन हालात में मैं फरार हुआ हूँ मेरे पीछे किसी के लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सादिया मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, मैंने अखबार में तुम्हारे फरार की खबर और तुम्हारी तस्वीर देख ली है। मैंने वो अखबार जला डाला था। तुम्हें फौरन किसी महफूज जगह पहुंचकर कुछ देर के लिए छुपे रहना होगा। मैंने सादिया की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, मेरी मौत में सिर्फ 1 दिन और 1 रात बाकी रह गई है। सादिया हक्का बक्का सी होकर मेरा मुंह तकने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने पेट पर उंगली रखी और कहा, इस वक्त मेरे पेट में एक टाइम बम है जो परसों सुबह 9:30 बजे अपने आप फट जाएगा और मेरे पुर्जे उड़ जाएंगे। सादिया उठकर मेरे पास आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने रख दिया तुम्हारे अंदर टाइम बम? ये कैसे मुमकिन है? मैंने सादिया को शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। उसका रंग उड़ गया। परेशानी के आलम में उठकर टहलने लगी। जल्दी से टेलीफोन की तरफ बढ़ी, फिर फौरन ही रुक गई और अपने आप से कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। ये बात उसे मालूम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, मेडिकल चेकअप से कुछ नहीं होगा। सादिया, मुझे उस खबीस यहूदी डॉक्टर ने साफ बता दिया था कि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे पेट में किसी खुफिया जगह छुपे हुए धमाका खेज मादे की निशानदही नहीं कर सकेगा, लेकिन ये मुकर्रर वक्त पर जरूर फट पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से एक बदनसीब के पेट में ये मवाद फटते देखा है। उसके जिस्म के पुर्जे उड़ गए थे, हालांकि उसके पेट में बहुत कम महलूल डाला गया था। सादिया ने अपना सर पकड़ लिया, फिर घबरा कर बोली, लेकिन हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। इस धमाका खेज मवाद को तुम्हारे जिस्म में बेअसर करना होगा। तुम्हें हर हालत में बचाना होगा। मैंने कहा, यहाँ हमारा ऐसा कोई भी हमराज नहीं है जो इतनी सलाहियत रखता हो कि मेरे अंदर गर्दिश करते धमाका खेज मवाद का तोड़ करे। सादिया उठकर फोन की तरफ गई। मैं इकाद को बुलाती हूँ। मैं जल्दी से बोला, वो कौन है? उसने अखबार में मेरी तस्वीर देखी होगी, उसे मत बुलाओ। सादिया नंबर घुमाते हुए बोली, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि किसी अजनबी को बुला लाऊं। इकाद MBBS है और हमारा अपना आदमी है। तुम्हारा चेकअप बहुत जरूरी है। वो तजुर्बाकार डॉक्टर है। वो तुम्हारे जिस्म में से खतरनाक मवाद जरूर बाहर निकाल देगा। सादिया रिसीवर कान से लगाए कुर्सी पर बैठ गई। हेलो, डॉक्टर दानियाल हैं क्या? कब तक आ जाएंगे? ओके, थैंक यू। सादिया ने बेदिली से रिसीवर रख दिया। इकाद को आज ही रमला जाना था। एक यहूदी सेंटर में उसका खास मरीज है। वो उसे देखने रमला उसके कंट्रोल हाउस गया हुआ है। 2 दिन से पहले वापस नहीं आएगा। वो हाथ मलते हुए उठकर बेचैनी से टहलने लगी। अब क्या करूं? अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस करके काहिरा चले जाओ। वहां वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। वो सब ठीक कर देंगे। सादिया की ये तजवीज मेरे दिल को लगी। वाकई अगर मैं फौरी तौर पर किसी तरह इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र पहुंच जाऊं तो वहां बेहतर से बेहतर मेडिकल एड मिल सकती है। वो लोग मेरी जान बचाने के लिए सरकारी सतह पर सरतोड़ कोशिश करेंगे। मुमकिन है उनके जराए की मदद से मेरे पेट का धमाका खेज मवाद बेअसर बना दिया जाए। मैंने सादिया की तरफ देख कर कहा, लेकिन सादिया, ये बुज़दिली नहीं होगी कि मैं महज अपनी जान बचाने के लिए अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस जाऊं। सादिया बोली, जो हालात तुमने बयान किए हैं, इन हालात का तकाजा है कि पहले तुम्हारी जान बचाई जाए, उसके बाद सोनिया को भी बरामद कर लिया जाएगा। अभी सोनिया को ब्लैकमेल करने के मज़ाकरात सरकारी सतह पर नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा वक्त
वक्त नहीं है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। तुम्हें आज रात ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कपड़े और खाना लेकर आती हूँ। सादिया चली गई और मैं हालात की संगीनी पर गौर करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।